नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में कुछ तो बात है। सदियों से, महाभारत काल से युद्ध का सबसे बड़ा, जो कहें एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के तौर पर कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। अब देखिए आज भी क्या हुआ। 3 राज्यों की पुलिस कुरुक्षेत्र में भिड़ गई। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस। पुलिस से ही लड़ाई चल रही है। और क्यों लड़ाई चल रही है? पूरा सियासी ड्रामा जो चल रहा है वो है एक बीजेपी दिल्ली के नेता तेजिंदरपाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर। एक तरफ पंजाब पुलिस दिल्ली से तेजिंदरपाल बग्गा को गिरफ्तार करके निकलती है, हरियाणा पुलिस वहां पे रोक लगा देती है और दिल्ली पुलिस आकर किडनैपिंग के चार्जेस में हरियाणा पुलिस के लोगों को ही धर लेती है और तेजिंदरपाल बग्गा को लेकर वापस दिल्ली की ओर निकल पड़ती है। और इन सब के पीछे जो पुलिस की जो लड़ाई है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक सियासी लड़ाई जारी है। दिल्ली में आज जबरदस्त ड्रामा रहा। इस ड्रामे की एक एक परत, कौन गलत कौन सही, इस रिपोर्ट में। इसी को कहते हैं चट गिरफ्तारी और पट रिहाई। पंजाब पुलिस का अरमान अरमान ही रह गया और भगवंत मान की पुलिस चारों खाने चित हो गई। देखिए 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 देखिए, दिल्ली पुलिस की गाड़ी में, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी गाड़ी में बग्गा को ले जा रहे हैं। तेजिंदरपाल सिंह बग्गा दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी समीर शर्मा की गाड़ी में इस वक्त तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को बिठाया गया है और समीर शर्मा साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया है तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को। जल्दी हम आपको आगे से विजुअल दिखाते हैं कि तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। 3 स्टेट की पुलिस के बीच बग्गा की गिरफ्तारी नाक का सवाल बन गई और जब नाक की बात होगी तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नाक का भी जिक्र जरूर होगा। पंजाब पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बिना पंजाब पुलिस गुंडागर्दी करते हुए वो बग्गा जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। उनके पिताजी के साथ मारपीट की है, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। बग्गा क्यों नहीं जा रहे थे पंजाब पुलिस के पास जब पंजाब पुलिस बार-बार आ रही थी? देखिए, पंजाब पुलिस जो भी केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही थी, केजरीवाल ये चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम पंजाब पुलिस से उनको अरेस्ट कराएंगे गलत तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडागर्दी करने वाले, लफंगई करने वाले, हिंसा करने वाले, दंगे भड़काने वाले नेता हैं श्री तेजिंदर बग्गा। जो ये सारी वैल्यूज भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की, दंगों की, लफंगई की, जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका साक्षात स्वरूप हैं तेजिंदर बग्गा जी। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच आपको दिन भर का हाई वोल्टेज ड्रामा भी बताते हैं। शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस जब तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर दिल्ली से निकली तो शायद सपने में भी उनके अधिकारियों ने नहीं सोचा होगा कि उनकी हसरत पर पानी फिर जाएगा। जैसे ही पंजाब पुलिस की टीम कुरुक्षेत्र में दाखिल हुई, पहले से वहां तैनात हरियाणा पुलिस के अफसरों ने उन्हें रोक लिया। पंजाब पुलिस ने वारंट दिखाया और बग्गा की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश करने की बात कही। लेकिन हरियाणा पुलिस तो मन बनाकर आई थी, वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। नतीजा, तेजिंदर को थाने ले जाने वाली पंजाब पुलिस खुद हरियाणा पुलिस के थाने पहुंच गई। लगातार उस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और हम एक क्रिमिनल को अरेस्ट करके अपने राज्य ले जा रहे थे और जब हरियाणा से गुजर रहे थे तो हरियाणा पुलिस ने उनको बिना बात के रोका है और करीब 2 घंटे उनको सड़क पे खड़ा किया। और जब पंजाब पुलिस के जवान लगातार ये हरियाणा पुलिस से सवाल पूछते रहे तो हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं बताई गई। सिर्फ इतना बताया गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको कोऑर्डिनेट किया गया था, एक नंबर बताया गया था। पंजाब पुलिस पर आरोप लगा कि बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बग्गा के पिता की शिकायत पर पंजाब पुलिस के अफसरों पर अपहरण का केस भी दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस पर आईपीसी की धारा 452, 365, 342, 392,
295, 34 आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के अफसरों के कुरुक्षेत्र पहुंचने तक तेजेंद्र सिंह बग्गा और पंजाब पुलिस के अफसरों को थाने में बैठाए रखा। दोपहर 2 बजे तक एक एक कर दिल्ली पुलिस के अफसर कुरुक्षेत्र पहुंचते रहे और फिर करीब 3 बजे दिल्ली पुलिस की टीम तेजेंद्र को अपने कब्जे में लेकर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एक डीसीपी, एक एडिशनल डीसीपी, 2 अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ एसीपी जनकपुरी भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस अब यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि लगातार हम कह रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट प्रशांत भूषण अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं और उससे पहले डीसीपी समीर शर्मा पहुंचे थे, जो आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की मदद ली गई है। तेजेंद्र सिंह बग्गा के पंजाब पुलिस की कस्टडी से बाहर आते ही बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे, कानून की दुहाई देने लगे। ऐसा लगा जैसे हारी हुई बाजी जीत गए हों। ये लोग कानून को मजाक समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कितने बड़े ये तानाशाह हो सकते हैं कि ये दूसरे राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में जाने में उस स्टेट की पुलिस से पूछोगे भी नहीं आप। तो ऐसी स्थिति में ये भगवंत मान जी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पंजाब पुलिस की इमेज को धब्बा लगाया है अरविंद केजरीवाल ने, उस पे भगवंत मान जी को चिंता करनी पड़ेगी, वरना पंजाब जिस दिन चिंता करेगा तब इन लोगों के समझ से बाहर हो जाएगी। लेकिन यह मामला यहीं खत्म होने वाला नहीं है। सवाल उठने लगे हैं, क्या अलग अलग राजनीतिक दल की सरकारों के बीच सियासी लड़ाई उनकी पुलिस लड़ेगी? क्या एक राज्य की पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करेगी तो दूसरे राज्य की पुलिस रोड़ा अटकाएगी? क्या बीजेपी के नेता गिरफ्तार होंगे तो बीजेपी शासित राज्य की पुलिस कवच बन जाएगी? और अगर किसी पार्टी के पास पुलिस पावर आ गई तो वो विरोधियों को मनमाने तरीके से उठा लेगी। अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की और इनके ऐसे बयानों के चलते इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। बहरहाल इस सियासी दांव पेंच में ये तो साफ हो गया है कि जब जिसकी जहां चलेगी वो वहां भारी पड़ेगा। ये बात सियासत के लिए तो ठीक है, लेकिन कानून और अपराध पर नियंत्रण करने वाली पुलिस के लिए कतई ठीक नहीं। मोहित ओम और कुंदन सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये आपने पूरी कहानी समझ ली। सवाल इसमें यह भी उठता है कि किस तरीके से पुलिस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी करती गई है। क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक मंशा ही है और पुलिस वाले प्यादे बने हुए हैं? एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। तेजिंदर पाल बग्गा को जज के घर में पेश किया जाएगा, दिल्ली वापस लाके उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि उनका एक किडनैपिंग का उनके खिलाफ केस, उनके लिए केस दर्ज हुआ था। अब पुलिस को उनको जज के सामने पेश करना है दिल्ली में। यहां पे आज रात 9 बजे तेजिंदर पाल बग्गा को जज के सामने पेश किया जा सकता है, ऐसा हमें बताया जा रहा है इस वक्त सूत्रों के मुताबिक। तो आप इस वक्त जो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि तेजिंदर पाल बग्गा को 9 बजे जज के घर पर ही पेश किया जा सकता है। मेरे सहयोगी कुंदन और मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों से थोड़ी जानकारी लेंगे, समझेंगे इस वक्त क्या हालात हैं और कब तक तेजिंदर पाल बग्गा को दिल्ली वापस लेके आ जाए। कुंदन, 9 बजे बताया जा रहा है कि जज के घर पर ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पेश किया जा सकता है। कब तक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा वापस पहुंचेंगे? और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए आज कम से कम शिकस्त तो है राजनीतिक तौर पे। फोन लाइन जो है वो कट गई है कुंदन से। कोशिश कर रहे हैं वापस फटाफट ज्वाइन करके उनसे थोड़ी और जानकारी इस पे हासिल करें। आज रात 9 बजे बताया ये जा रहा है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट द्वारका कोर्ट के जो हैं उनके सामने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट
स्वयंसिद्धा त्रिपाठी के घर पर ही पेश किया जाएगा। सीधे उनको दिल्ली जब पहुंचेंगे तो उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाया जाएगा। भवतोष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवतोष, ये 9 बजे रात में आज तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को बताया जा रहा है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके घर पे पेश किया जाएगा। कब तक वो वहां पहुंचेंगे और दिल्ली पुलिस की क्या दलील है कोर्ट के सामने? देखिए अंकित, उनके खिलाफ सर्च वारंट निकला था द्वारका कोर्ट से, और द्वारका कोर्ट की जो ड्यूटी एमएम है वो गुड़गांव में रहती हैं और ये कोर्ट इस समय बंद हो गए। लेकिन जो कंसर्न कोर्ट की जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं वो गुड़गांव में रहती हैं। सर्च वारंट अभी भी एक्टिव है, इसलिए तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस पहले गुड़गांव में उनके घर पे ले जाएंगे ड्यूटी एमएम के। उसके बाद उनको वो सर्च वारंट के ऊपर अपना अटेंडेंस साइन करेगा और उसके बाद तेजिंदर बग्गा को रिलीज कर दिया जाएगा और ये अपने घर की तरफ जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता जनकपुरी के पुलिस स्टेशन पे सुबह से खड़े हैं, वो कह रहे हैं उसके बाद उनका एक स्वागत कार्यक्रम होगा, उनके घर पे होगा। और करीब करीब ये लोग ये कह रहे हैं कि 9 साढ़े 9 के आसपास तेजिंदर बग्गा अपने घर पे आ जाएंगे। जनकपुरी थाना वो थाना है जहाँ पे तेजिंदर बग्गा के ऊपर एक एफआईआर के पिताजी ने एक एफआईआर की थी और एफआईआर में उन्होंने ये कहा था कि उनके लड़के की किडनैपिंग हुई थी और यहाँ पे करीब 7 से 8 घंटे तक एक पंजाब पुलिस के डीएसपी और उनके 2 सुरक्षाकर्मी को डिटेन किया गया था। वो करीब 40 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं। तो ये पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई भी चल रही है, जिसको कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट करीब 4 बजे के आसपास की दलील सुनेगी। भवतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत तौर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को लेकर जो लड़ाई चल रही है, क्यों, क्या क्या उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने जो एक्शन जो लिया वो क्यों एक्शन लिया, ये सब तफसील से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, क्या क्या आरोप हैं तेजिंदरपाल सिंह बग्गा पे। जरा बड़ी सी स्क्रीन पर यहां पर आपको चलिए एक बढ़िया हमने आपके लिए पूरा तैयार किया है, इसमें थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी किन किन धाराओं में तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस लेके जाना चाहती थी, क्या धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं। 153A धर्म, जाति आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच में विवनता को बढ़ावा देना। बग्गा के ट्वीट्स जो थे उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल और पंजाब में शांति भंग करने के लिए मकसद से किए गए थे। 505 भी लगाया गया है इनके ऊपर, बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित करना और उसे प्रसारित करना। 506 लगाया गया है आपराधिक धमकी। इन सब धाराओं में तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस पकड़ के लेके जाना चाहती थी। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। तेजिंदरपाल बग्गा को पंजाब पुलिस सरहद तक नहीं पहुंचा पाई पंजाब की, वापस दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे है? नहीं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक चेहरा सामने आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पंजाब के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा था, जो सांप्रदायिक सौहार्द देश का बिगाड़ने का काम करता है, और एक नहीं उसके विरुद्ध अनेक मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुस के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के साथ मारपीट करने से लेके और तमाम मामले, 1-2 मामले नहीं, तमाम मामले जिसके विरुद्ध हो, बंगाल में हिंसा भड़काने का मामला जिसके विरुद्ध हो, ऐसे आदमी को बचाने के लिए हरियाणा और पंजाब पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम करती हुई नजर आई। और ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों, अपराधियों को बचाने के लिए हर हद तक जा सकती है। पर संजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी। पहली बार आपको एक राज्य मिला है जहां पर पुलिस आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है, वहां पर प्रोसीजर्स का पूरा तरीके से पालन नहीं करा गया तेजिंदर बग्गा की अरेस्ट में। समझाइए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो छोड़ दीजिए, आप मुझे समझाइए ना। 5-5 नोटिस उस व्यक्ति को दी गई कि आप आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वो ज्वाइन नहीं करता है। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति के खिलाफ वारंट है और वारंट लेके पुलिस उसको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके जनकपुरी थाने में लेके जाती है, जनकपुरी थाना उसको रवानगी देने से इनकार कर देता है। आप बताइए क्या प्रोसेस होता है, कैसे पुलिस किस प्रोसेस को फॉलो करे, आप मुझे बताइए।
और पुलिस दिल्ली पुलिस कह रही है ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया आपने? एक सेकंड। पुलिस के बेजा इस्तेमाल पे भारतीय जनता पार्टी वाले अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, ओसामा बिन लादेन अहिंसा के बारे में बात कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। मेरे विरुद्ध एक दिन में 9 एफआईआर आदित्यनाथ जी ने की अलग अलग जिलों में। 23 एफआईआर कुल अब तक मेरे ऊपर फर्जी कर चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद किया, मुझे अरेस्ट कराया 150 पुलिस वालों से। बेजा इस्तेमाल की बात करेंगे ये लोग। हमारे संजय जी, फिर फर्क क्या रह जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा कर रही है तो फिर वो कहेंगे आप भी तो वैसे ही जवाब दे रहे हैं पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके। सर एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर में सीबीआई का छापा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा, हमारे 33 एमएलए को गिरफ्तार करके उनको अपमानित करके जेल में डाला गया। सारे मामलों में लोग बरी होके निकले। सत्येंद्र जैन का मामला सीबीआई ने कह दिया हमारे पास कुछ साक्ष्य है ही नहीं है इनके विरुद्ध। ठीक है, आप बेजा इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। पर संजय जी, मेरा सवाल एक बार ले लीजिए सर। अगर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हाँ, मैं समझता हूं कि इससे बेशर्मी का चेहरा किसी दल का नहीं हो सकता। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया तो क्या वो पंजाब पुलिस का जो आरोप आप पे लग रहा है कि आप भी बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करता है क्या? कतई नहीं, एकदम नहीं। मुझे बताइए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि 5 नोटिस देने के बाद एक अपराधी स्वयं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन न करे, एक अपराधी हाई कोर्ट में जाए और कहे कि हुजूर हमें अरेस्ट पर रोक दे दीजिए, और हाई कोर्ट उसके अपराधों को देखते हुए कहे कि तुम्हारी अरेस्ट पर रोक हम नहीं दे सकते, उसको हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे नहीं मिला। आप मुझे बताइए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? हिंदुस्तान की पुलिस को, किसी भी राज्य की पुलिस को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? एक अपराधी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए? ठीक है। 5 नोटिस के बावजूद क्या एक हाई कोर्ट से जिस व्यक्ति को अरेस्ट स्टे ना मिला हो उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? संजय जी, एक और व्यक्ति के खिलाफ पंजाब पुलिस ने, वैसे तो और राजनीतिक आपके प्रतिद्वंदी हैं, अलका लांबा हैं कांग्रेस की, उनके खिलाफ भी पंजाब में केस दर्ज होता है। एक और आप व्यक्ति हैं कुमार विश्वास, उनके खिलाफ भी केस दर्ज होता है। उनको कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है, अरेस्ट नहीं कर सकती पंजाब पुलिस। तो कुल मिला के सवाल यह उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी या पंजाब पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदता में इस्तेमाल कर रही है? अच्छा, आप हमें खालिस्तानी कहें, वो सहृदयता में है, और पुलिस कार्रवाई करे तो वो राजनीतिक द्वेष में है। ये कौन सी बात है? आप हमको खालिस्तानी बनाए, पंजाब के लोगों को, पंजाब की पार्टी को खालिस्तानी कह दें तो वो सहृदयता है, वो उदार मन है, वो विराट हृदय है। और अगर उस पर पुलिस वहां की कार्रवाई करे लीगल तरीके से तो वो दुर्भावना है, राजनीतिक कारणों से है। संजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति पर पुलिस वर्सेस पुलिस खड़ी हो गई है? मतलब एक पंजाब पुलिस अपना अरेस्ट वारंट लेकर जाती है, उसे हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस अरेस्ट वारंट पूरा एग्जीक्यूट नहीं करने देती है, लेकिन इन सब लड़ाई में खाकी के सामने खड़ी हो गई है। नहीं, वो गलत ढंग से खड़ी हुई ना। मैं कहता रहा हूं कि उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। उनको भी मालूम है कि उन्होंने गलत किया, दिल्ली पुलिस को भी मालूम है और पंजाब पुलिस को भी मालूम। आप बताइए, यही दिल्ली पुलिस हमारे विधायक को, गुलाब सिंह यादव को उठा के लेके आई गुजरात से। यही आसाम की पुलिस जिग्नेश मेवानी को गुजरात से उठा के लेके गई। दिल्ली पुलिस कई राज्यों से लोगों को पकड़ के लाती है। ठीक है। हमारे सोमनाथ भारती को छापा मारने आगरा गई थी दिल्ली की पुलिस जी। आगरा गई थी, नहीं गई थी? संजय जी, मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। संजय सिंह थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, लेकिन बात सारी यही है घूम फिर के कि जब आप कहते हैं कि देखिए इतने सारे राज्यों की पुलिस हमारे साथ गलत कर रही है, तो क्या वैसा ही करके आप भी वही मैसेज दे रहे हैं? कुल मिलाकर 3 राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और तीनों राज्यों की पुलिस से सवाल जरूर बनते हैं। और मैं थोड़े से ये सवाल जरा अगर मैं कोशिश करूं अब इस एलईडी स्क्रीन पर लेने की, जिससे कि ये हम समझ सकें
कि जो तीनों राज्यों की पुलिस है उनकी भूमिका कैसे इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में आती है। पंजाब पुलिस से सवाल देख लीजिए, किसी भी इंटरस्टेट जांच में स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है। क्या पंजाब पुलिस ने प्रायर इंफॉर्मेशन दी? आरोप यह है कि इन्होंने पहले अरेस्ट किया, बाद में थाने जाके बताया कि हम इसको लेके जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बग्गा की गिरफ्तारी की कोई जानकारी पंजाब पुलिस ने लोकल पुलिस को नहीं दी थी। पंजाब पुलिस से सवाल यह भी है कि बग्गा को दिल्ली में कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली गई। एक सवाल यह भी हो सकता है कि ट्रांजिट रिमांड 24 घंटे से ऊपर अगर कहीं पर आपको पहुंचना हो तब ली जाती है, लेकिन क्या पंजाब पुलिस ये प्रोसीजर ले सकती थी? दिल्ली पुलिस से भी कुछ सवाल है, क्यों और किस कारण से पंजाब के अधिकारियों को आपने पकड़ के रखा और जो गिरफ्तारी का वारंट है उसको अमल में होने नहीं दिया? आपने एक वारंट की एग्जीक्यूशन को रोका, वो क्या कारण था? अब हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस में क्यों रोका गया? आपका क्या रोल था कि आप वहां पर आए और आपने वहां पर रोका? पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी के वारंट को अमल में क्यों नहीं लाने दिया गया? ये सवाल तीनों राज्यों की पुलिस से हमने अब पूछे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं समझने के लिए। चलिए, मुझे लगता है कि जी हमारे सहयोगी दोनों आ गए, गौरव और कुंदन हमारे साथ आ गए। कुंदन के पास मैं जाऊंगा राजनीति समझने के लिए, लेकिन गौरव के पास पहले चलते हैं। गौरव, अब प्रोसीजर क्या है, कब तक पहुंचेंगे तेजिंदर पाल बग्गा, और ये जो लड़ाई चल रही है, पुलिसिया लड़ाई चल रही है, इसमें आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, फिलहाल स्थिति तो यही है, मैं द्वारका कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर बयान दे रहे हैं, सुनते हैं उसको। अब चूंकि ये केस एफआईआर हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जा करके अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं। तो सर, मदद किसने मांगी? उनके पिताजी ने मदद मांगी या दिल्ली पुलिस ने आपसे लोगों से मदद मांगी कि उनको रोका? उनके पिताजी ने तो दिल्ली में एफआईआर कराई। दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताया कि यहाँ से ये गाड़ियाँ हरियाणा की तरफ गई हैं और इनमें ये व्यक्ति किडनैप होकर गया, उसको आप लोग रोकिए। पंजाब की इस कार्रवाई के पीछे क्या लगता है सर? ये जो इस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना थाना क्षेत्र की, क्या मकसद लगता है? पालन करना चाहिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो सिस्टम बनता है। पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय, ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तेजिंदर बग्गा ने कई वहां जाकर भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस, यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है, उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती है, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा तेजिंदर पाल बग्गा पे बात कर रहे थे। गौरव के पास वापस चलते हैं। गौरव, आप हमें बता रहे थे कब तक आएंगे तेजिंदर पाल बग्गा और क्या है आगे कार्रवाई? देखिए अंकित, अभी ताज़ा जानकारी यही है कि तेजिंदर बग्गा को जब दिल्ली पुलिस लेने गई थी तो इसी द्वारका कोर्ट से एक सर्च वारंट लिया गया था, क्योंकि उनके किडनैपिंग के मामले में एफआईआर एक दर्ज की थी। आईपीसी 365 का सेक्शन भी जो है वो जोड़ा गया था। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि तेजिंदर पाल बग्गा को तकरीबन 9 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्धा त्रिपाठी के घर गुड़गांव में पेश किया जाएगा। तकरीबन 9 बजे पेश किया जाएगा। और इस पेश किए जाने की वजह यह है कि चूंकि सर्च वारंट इसी कोर्ट से लिया
लिया गया था और चूंकि जिसके नाम का सर्च वारंट था, जिसको खोजा जाना था, वो खोजा जा चुका है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद अब ये देखना होगा कि वो कस्टडी ली जाएगी, क्या होगा इसको लेकर बहुत स्थितियां स्पष्ट नहीं है। और इस दौरान अभी का जो समय है, जहां तक आखिरी जानकारी मिली थी सिंघू बॉर्डर के आसपास तक तेजिंदर बग्गा को हमारे नवभारत की टीम ने भी फॉलो किया था। इस बीच में उनका संभवतः मेडिकल भी करा लिया जाएगा और उसके बाद जो है उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्धा त्रिपाठी के घर पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यही बना है कि क्योंकि इस मामले में तेजिंदर बग्गा पीड़ित हैं और आरोपी का जो कॉलम है वो पूरी तरह से खाली है, अभी भी एफआईआर में खाली है, तो अब इस मामले में कार्रवाई किस पर होनी है, पंजाब पुलिस के किन जवानों पे होनी है, अभी ये कुछ तय नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो है वो बग्गा को पेश तो कर देगी, लेकिन और इस पर यह बड़ा सवाल होगा कि क्या पुलिस वाले एक दूसरे को अब गिरफ्तार करके राजनीतिक कारणों से अंदर बंद करेंगे। और कुंदन, कहीं ना कहीं अगर राजनीति की बात करें, जैसे संजय सिंह कह रहे थे कि देखिए बीजेपी कितना बेजा इस्तेमाल करती है, कम से कम आज ऐसा जरूर लगा कि आम आदमी पार्टी का ये जो पूरा मूव था ये बैकफायर कर गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी कोशिश थी कि क्यों केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट पे पंजाब पुलिस की आपने सक्रियता देखा। संजय सिंह बहुत अच्छा वक्ता है, अपनी पार्टी के तर्क बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन संजय सिंह ये बताना भूल गए कि अगर उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है तो हालांकि हमने पटियाला में जिस तरीके से देखा कि खालिस्तान के नारे लगे, कम से कम पंजाब पुलिस अगर उन खालिस्तानियों को ढूंढती तो शायद लोगों को संतोष होता कि पंजाब पुलिस अपने राज्य में खालिस्तान के नारा लगाने वालों को भी ढूंढती है और खालिस्तान के नाम पे जो आरोप लगाए जाते हैं या तमाम तरह के आरोप लगाए उनके लिए भी दिल्ली आती है। जहाँ तक प्रोसीजर फेल्यूर्स का सवाल है, लगातार हमने देखा कि लोकल पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं थी, ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया था और सीधे उनको लेके जाया जा रहा था। ये भी सवाल उठता है कि आखिर पुलिसिंग काम कैसे करती है आप। और हाल के दिनों में न केवल पंजाब के पुलिस, आपकी गुजरात से लेकर और तमाम राज्यों के पुलिस वो खुद कुछ उदाहरण भी दे रहे थे कि बिल्कुल सही बात पकड़ी है आपने। पुलिस काम कैसे करती है? क्या पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंतर्गत काम करती है या राजनीतिक नेताओं के दबाव में काम करती है, जो वहां पे सरकार में होता है उसके दबाव में काम करती है? सवाल यही है कि क्या पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक टकराव के लिए हो रहा है। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई है। ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस उठा के ले गई। महाराष्ट्र में हमने देखा राणा दंपत्ति को पुलिस ले गई, 12 दिन तक इनको जेल में रखा गया। सही गलत कोर्ट तय करेगा। मैं तो आपको बता रहा हूं किस राज्य में राजनीतिक कारणों से लोगों को उठाया गया। असम पुलिस आती है गुजरात में, जहां पे बीजेपी की ही सरकार है, जिग्नेश मेवानी को उठा के ले जाती है और कड़ी फटकार भी खाती है कोर्ट से। अब आपको शायद यह समझना होगा कि पुलिस जो है वो हमारे और आपके लिए ज्यादा काम नहीं करती है। नेताजी कुछ भी कह दें उसके सामने उन्हें कोई प्रोसीजर, कोई कानून, कुछ संविधान, सब एक तरफ। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कई सारे मुद्दे और भी। चलिए सीधे काशी आपको लिए चलते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां इस वक्त काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में कोर्ट के ऑर्डर पर वीडियोग्राफी और सर्वे का काम चल रहा है। कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम किसी भी वक्त बाहर आके इस पर बातचीत कर सकती है, लेकिन सर्वे की टीम की एंट्री से पहले काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के सच पर पर्दा डालने पहुंची भीड़? अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। जैसे ही कोर्ट कमिश्नर की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, जो मुस्लिम पक्ष है उसके साथ साथ हिंदू पक्ष के लोग भी आमने सामने हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अब नारेबाजी यहाँ पर उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पे जिस टकराव की बात लगातार की जा रही थी, जिस बात की आशंका की जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे सच साबित हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग, यहाँ पर हिंदू पक्षकार पहुंचे हैं, उसके बाद से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर एक तरीके से जमावड़ा किए हुए थे, अब वो एक तरीके से गुस्से में आ गए। हालांकि जो उनके समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियोग्राफी और सर्वे पर मस्जिद मंदिर के अपने अपने दावे क्यों? मिशन की कार्रवाई है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, और वहाँ पे वीडियोग्राफी होगी और सारी चीजें जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया वो सारी चीजें होंगी। वी विल कंप्लाई विद द डायरेक्शंस बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडवोकेट
एडवोकेट कमिश्नर एंड वी विल गो एज पर देयर प्लान। मस्जिद परिसर के अंदर जाने का ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर में सिर्फ काशी विश्वनाथ ऑर्डर में रकबा संख्या ऑर्डर में सिर्फ 9130 प्लॉट नंबर लिखा है। प्लॉट नंबर तो उसी प्लॉट नंबर में ये नंबर हु विल वेरीफाई। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर का सच क्या है, इसे लेकर वीडियोग्राफी और सर्वे से पहले नमाजियों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि जगह कम पड़ गई। आप लोगों से गुजारिश है कि दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद फुल हो चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट की कार्रवाई से पहले हजारों की संख्या में नमाजी थे, वो इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अब उन नमाजियों को वापस लौटाया जा रहा है। दरअसल जो मस्जिद के मौलवी हैं उन्होंने साफ कह दिया कि मस्जिद में जो जगह है अब वो फुल हो चुकी है, लिहाजा आप लोग दूसरे मस्जिदों में जाएं और वहां पर नमाज अदा करें, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर जगह फुल हो गई है। लिहाजा उन्होंने खुद से जो माइक से अनाउंस किया कि आप लोग वापस जाएं और इसके बाद से जो पुलिस प्रशासन है वो नमाजियों को अब ज्ञानवापी परिसर से वापस भेज रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कितनी संख्या में जो नमाजी हैं अभी भी बनारस की सड़कों पर मौजूद हैं और यहाँ से लगभग करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही जो नमाजी थे वो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। हर जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद में इतनी ही भीड़ उमड़ती है या फिर इस मजलिस का मकसद कुछ और था? इसे लेकर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के करीब रहने वाले लोगों ने जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुनिए। कार्रवाई होने जा रही है इसलिए इतनी भीड़ कभी नहीं होती रही। यहाँ तक कि ये लोगों को जो है मंदिर में मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा है, इसलिए मुकदमा चल रहा है। कभी नहीं ऐसा भीड़ होता था, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग खुद परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। आज तक कभी इतना भीड़ हम लोग नहीं देखे। ये खाली लग रहा है कि वो 6-7 काज है ना, फोटोग्राफी के लिए लोग रोकने के लिए जा रहे हैं। सुना आपने, दावा क्या है? इन लोगों की माने तो नमाजियों की जो भीड़ इकट्ठी हुई उसका मकसद वाराणसी की निचली अदालत की कार्रवाई को रोकना है। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब सालों से दुकान चलाने वाले लोगों का दावा तो यहाँ तक है कि इतनी भीड़ तो ईद से पहले अलविदा की नमाज पर जमा नहीं हुई थी। ऐसा पहले कभी आज तक नहीं हुआ है। अभी इसके पहले ईद का अलविदा नमाज था, इतना भीड़ तब भी नहीं था। आज वीडियोग्राफी को देख के इन्होंने इतने भीड़ लेके आया यहाँ पे, कभी इतना भीड़ नहीं होता था। इस दावे में कितना दम है? क्या वाकई वीडियोग्राफी में खलल डालने के लिए ही ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों का मजमा लगा था? इसे समझना है तो आप मस्जिद के बाहर मौजूद शेर अली की बातों को गौर से सुनिए। बाहर सर्वे कर सकते, अंदर नहीं जाने देंगे। आप बोल रहे अंदर जाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये तो कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है। होने दीजिए, कोर्ट का तो बहुत सा उल्लंघन है। कोर्ट का उल्लंघन तो बहुत सा है। कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे आप? जी, कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसे दावे एक नहीं अनेक हैं। इन लोगों के लिए अदालत से बड़ी ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी है जिसने गर्दन कटा देने लेकिन किसी को भी मस्जिद के अंदर दाखिल न होने देने का फरमान सुनाया है। अगर कमेटी जिसको चाहे जाने देगी, यार आदमी को नहीं। कमेटी तो ये कह रही है कि कोर्ट की कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो बस वही समझिए आप लोग इसको फिर से हवा दे रहे हैं। कोर्ट ने भी कह दिया उसके सब हवा, ये तो सब प्रशासन का, गवर्नमेंट का हवा देना, ना राजनीति का हवा देना है। वैसे प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर अदालत से भी वीडियोग्राफी और सर्वे रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने श्रृंगार गौरी केस में दायर मुकदमे की सुनवाई के बाद सच पता लगाने का फैसला सुनाया। इसके लिए दोनों पक्षों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। इस काम के लिए अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया है। कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद की 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। मस्जिद परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है और इसके बाहर की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। बैरिकेडिंग के अंदर सीआरपीएफ के जो स्पेशल कमांडोज हैं उन्हें तैनात किया गया है। इसके बाद जो पीएससी और जो तीसरी लेयर है वो यहाँ के सिविल पुलिस के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया। इसके अलावा जो मंदिर परिसर के आसपास के जितने इलाके हैं वो पूरे तरीके से वहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के साथ साथ वीडियोग्राफी से पहले मस्जिद को हर पर्दे से ढक दिया गया ताकि इस काम में बाहर से कोई रुकावट ना हो। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट से वीडियोग्राफी
और सबूतों को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई, तो जज ने पुलिस कमिश्नर को सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर ने सामान की सुरक्षा का निर्देश दिया। क्योंकि सच ये है कि अदालत की नाफरमानी के दावे चोरी छिपे नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला किए जा रहे हैं। अंदर नहीं, बाहर जो करना है करें। वो तो बोल रहे हैं कि मस्जिद के अंदर भी, मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर कार्रवाई तो होगी, कोर्ट ने कहा है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, मस्जिद के अंदर ये हमारे मुफ्ती सब बताएंगे, हम लोगों को कोई बयान नहीं। मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। भाई इसीलिए तो हम लोग रोक रहे हैं, इसीलिए हम लोग रोक रहे हैं। क्यों वहाँ पर दाखिल हो? मतलब आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? कोर्ट हम जो आदेश जो लगाए उसको भी तो माने। भाई अल्लाह के घर में कार्रवाई कैसी? वो अल्लाह का घर है, इसमें कोर्ट का नहीं चलेगा। इसीलिए तो कोर्ट तो कहा था, बाबरी मस्जिद को भी कहा था कोर्ट, बाबरी मस्जिद को भी कोर्ट ने कहा था। कोर्ट पे हमने विश्वास रखा था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया हम लोग के लिए? कोर्ट क्या किया? जो हमारे इमाम साहब कहेंगे उन्हीं का पालन होगा, हमारे इमाम साहब का, क्योंकि शहर बनारस के वो मुफ्ती साहब है। ऐसी बयानबाजी की वजह है ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी का वो भड़काऊ बयान जिसमें किसी कीमत पर वीडियोग्राफी न होने देने की धमकी दी है। ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी, वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज़ है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए? बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे, बस सोल्यूशन कुछ नहीं। श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है, श्रृंगार गौरी पे जाएं, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसा है, प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के दावे करने वाले लोग भी अब कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में अयोध्या की तर्ज पर ही काशी में भी कोर्ट से कानूनी समाधान की मांग जोर पकड़ने लगी है। जिस प्रकार से अयोध्या में हम लोग संवैधानिक तरीके से भव्य दिव्य नव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चला, उसी प्रकार जो काशी का काम है ज्ञानवापी का, उस पे भी कोर्ट ने आदेश दिया है। और एक जो वहाँ का प्रबंध कमेटी के लोग हैं, वो जिस प्रकार से कानून को ताक में रख के बता रहे हैं कि कोई सर्वे करने नहीं जाएगा, कोई वीडियोग्राफिंग करने नहीं जाएगा। अरे भाई, ये देश संविधान से चलता है। अयोध्या से लेकर काशी तक ज्ञानवापी मस्जिद केस में हलचल तेज है। कानून और धर्म के काम में रुकावट न आए, इसके लिए हवन और पूजा पाठ तक हो रहे हैं। बाधा आने की संभावनाएं हो, वो बाधाएं मुक्त हो, विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो, और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों, अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतौलम्बियों की बुद्धि शुद्ध हो, परिष्कृत हो और निर्विघ्न जांच का कार्य संपन्न हो, इसके लिए हवन पूजन किया गया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का विवाद वर्षों पुराना है, लेकिन अब की बार श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा को लेकर दायर अर्जी और उसकी सुनवाई के बाद निचली अदालत के ऑर्डर पर यह मामला फिर से सुर्खियों में है। दरअसल राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक नाम की महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में पिछले साल मुकदमा दायर किया था। इसमें याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी और नंदी महाराज की रोजाना पूजा की इजाजत मांगी थी। हिंदुओं की आस्था के ये चारों पवित्र स्थान ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन मूर्तियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने की गुहार भी लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस साल अप्रैल में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे का ऑर्डर दिया। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर से 10 मई से पहले वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसे में कोर्ट के ऑर्डर पर काम शुरू हो चुका है। दोनों तरफ के वकीलों और पक्षकारों की मौजूदगी में अदालत के आदेश पर अमल हो रहा है, जिस पर एक पक्ष को सख्त ऐतराज है। सर्वे की रिपोर्ट क्या आएगी ये अभी मालूम नहीं, लेकिन मां श्रृंगार गौरी में आस्था रखने वाली याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि सर्वे से वो सच सामने आएगा जिस पर करीब 350 साल से पर्दा डाला गया है। जो पहले है उसमें देवी देवता का विग्रह वो आएगा जरूर।
कौन सी देवी देवता का विग्रह है, कहाँ पे श्रृंगार गौरी का मंडप है, आप लोग जिसकी बात करती रही? उसी मंडप में श्रृंगार गौरी है, अंदर जो बंद है उसमें शंकर भगवान है और गणेश जी हैं और भैरव बाबा हैं। बहुत उसमें निकलेगा, माँ का स्नान घर है। बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी हमारे उस मंदिर में जो भी हमारी देवता विराजमान है वो सामने आ जाएंगे। मस्जिद के बाहर नहीं है, वो मस्जिद के अंदर है। मस्जिद के बाहर तो हम लोग को बेवकूफ बना रखा है ना उन्होंने। मंदिर तो अंदर ही हमारा है, और फिर क्यों रोक रहे हैं? अगर जब वो कह रहे हैं कि मस्जिद है तो हम कह रहे हैं मंदिर है, तो हम लोग को क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? जिन मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना के अधिकार से ये मामला शुरू हुआ, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है जो ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर है। कहा जाता है कि आदिकाल में काशी का ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर के नाम से था और मां श्रृंगार गौरी प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से में ही विराजमान थी। लेकिन मुगलों के समय हुए हमलों से इस परिसर का अस्तित्व बदला। वहीं पर बगल में काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई। इस दौरान श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आ गई। 1992 में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर विवाद हुआ तो 1998 में इसे दर्शन पूजन के लिए बंद कर दिया गया। 2004 में फिर से दर्शन पूजन की अनुमति मिली, वो भी साल में सिर्फ एक दिन। तब से चैत्र नवरात्र की चतुर्थी में श्रृंगार गौरी के दर्शन होते हैं। साल 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के फरमान के बाद बनारस में 4 मस्जिदें बनवाई थीं, जिनमें से 3 उस वक्त के मशहूर हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनी थी। इसमें विश्वेश्वर के मंदिर की जगह जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। धरहरा मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो बिंदु माधव मंदिर की जगह बनाई गई। आलमगीर मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो कृतिवासेश्वर की मंदिर की जगह बनाई गई। काशी के लोगों के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की गवाही ये दीवार भी देती है, जिसे इसलिए ज्यों की त्यों छोड़ दी गई ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। ज्ञानवापी मस्जिद में ही प्राचीन विश्वनाथ मंदिर होने की एक और गवाही इस नंदी की प्रतिमा से दी जाती है, जिसका मुंह आज भी मस्जिद की तरफ है, जबकि नंदी के मुंह की दिशा हमेशा भगवान शिव की तरफ होती है। सबसे पहले उस समय अप्रैल में इसने हुक्म दिया, अप्रैल 1669 में अपने गवर्नर अबुल हसन को, कि किसी भी कीमत पर काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से मिसमात कर दिया जाए। इसका जिक्र साकिब मुस्तैद खान ने मासिर आलमगीरी में किया है और ये बताया कि अगस्त 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से मिसमात यानी तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करा दिया। जो आज वर्तमान में मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल भाग है। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के मामले पर 1937 में भी वाराणसी की अदालत ने एक ऑर्डर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2 इतिहासकार बतौर गवाह पेश हुए थे। इनके नाम थे इतिहासकार डॉक्टर परमात्मा सरन और डॉक्टर A.S. अल्तेकर। इन दोनों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, मस्जिद के नीचे तहखाने, पश्चिमी दीवार में प्राचीन मंदिर के अवशेषों का गहन अध्ययन किया था। अदालत को बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। उस वक्त मुस्लिम पक्ष ने इतिहासकारों की गवाही पर आपत्ति की थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो सरकार की बजाय अदालत नियुक्त करे। सवाल ये भी है कि आज जब अदालत की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को इस पर ऐतराज क्यों है?